वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आप सबको आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज एक नई खौफनाक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नुमान साहब के साथ एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में वाक़या पेश आया। उन्होंने स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सबसे पहले नुमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो मुकम्मल देखा करें, पसंद है तो लाइक किया करें। अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपकी खिदमत में हाजिर है। इखलाक के दायरे में रहते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर कोई सजेशन करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए। चलते हैं आज की नई वीडियो की जानिब। उस वक्त मैं गहरी नींद में डूबा हुआ था जब मेरी वालदा ने अचानक मुझे आके जगाया। मैं हड़बड़ा के उठ बैठा और उनके परेशान चेहरे की जानिब तकते हुए बोल पड़ा, वालदा खैरियत तो है, आपने अचानक मुझे क्यों जगाया? उन्होंने कहा, असद की कॉल आई है, तुम्हारे चचा जान को हार्ट अटैक हुआ है, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने ये खबर सुनी और फ़ौरन परेशानी में उठा। असद मेरे चचा का बेटा, मेरा कज़न, मेरे से 1 साल छोटा है। मेरी उम्र 27 साल और उसकी उम्र 26 साल है। हमारा बचपन तकरीबन साथ ही गुजरा। हम कज़न के अलावा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जो कि बहुत सारे कज़न्स आपस में होते हैं। खैर, मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ, कपड़े पहने और हॉस्पिटल अपनी बाइक पर निकल पड़ा। वहाँ पे जाके पहुँचा तो चचा जान की हालत काफ़ी ख़राब थी। चची, असद और साइमा, जो मेरी छोटी कज़न है, वो वहाँ पे मौजूद थे। चची और साइमा बुरी तरह रो रहे थे। असद का भी बुरा हाल था। मर्द होने के नाते वो अपने ज़ब्त में था, लेकिन ये बात उसके वालिद की थी। उसकी आंखों, उसके चेहरे से लग रहा था कि उसका दिल अंदर से चकनाचूर है। मैंने जाते उसे गले से लगाया, वो मेरे गले लग के रोना शुरू हो गया। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, मेरे भाई चचा जान अल्हम्दुलिल्लाह अभी हयात हैं, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे, दुआ करो वो ठीक हो जाएं। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जब डॉक्टर एमरजेंसी से बाहर आए तो उन्होंने हमें तसल्ली दी कि अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन 2-3 दिन उन्हें निहायत निगहदाश्त में रखना पड़ेगा। हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हम इस बात पे राज़ी हो गए, बेशक 2-3 दिन उन्हें रखा जाए। वालिद साहब, मेरे वालिद साहब बैरून मुल्क मौजूद होते हैं। अब्बा जी की कॉल आई, उन्होंने मेरे से बात की और बाद में बादशाह चची जान से बात करते हुए खैर व आफियत दरियाफ़्त की। मैंने घर फ़ोन करके चचा जान की सूरत हाल के बारे में आगाह कर दिया। मैंने असद से कहा, मैं घर जाता हूँ, नाश्ता वगैरह आप सबके लिए लेके आता हूँ। चची जान इस बात पे इसरार कर रही थी, नहीं बेटा, इस तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वालदा का इसरार था कि घर जाके सबके लिए नाश्ता लेके आऊँ। मैंने वही किया, घर गया, सबके लिए नाश्ता लेके आया, नहा धो के फ्रेश हुआ, मैंने वही नाश्ता कर लिया। जब मैं वापस लौटा तो असद थकन से बुरा हाल था, क्योंकि शायद चचा फजर के टाइम हार्ट अटैक आया था। उन्होंने समझा था कि शायद तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। जब हमें इतला दी गई तो उस वक्त चचा की हालत बिगड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने हमें इतला दी। उस वक्त टाइम 9 बजे का था। खैर, मैंने असद से कहा, तुम जाके थोड़ी देर घर आराम कर लो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन वो कतई तौर पे जाने को तैयार नहीं था। खैर, दिन इस तरह ही गुजरता गया। असद थोड़ी देर के लिए घर चला गया चची और साइमा को लेके, और मैं वहाँ ड्यूटी देना शुरू हो गया। मेरी अम्मी और बड़ा भाई भी चचा की आयात करने के लिए आए। असद, साइमा और चची तकरीबन रात को 9:30 बजे दोबारा वापस आ गए। वो मुकम्मल तौर पे फ्रेश थे और साथ में खाना भी लेके आए थे, जो मैंने और असद ने बैठ के खाया। हम दोनों बाहर आके बैठ गए। थोड़ी देर के लिए हम बाहर चले गए, चाय वगैरह पी। उसके बाद मैंने कहा, असद, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मैं चाहता हूँ मैं घर चला जाऊँ, लेकिन वो ज़िद था कि कम से कम आज की रात मैं उसके साथ गुजारूँ। मैंने उसको ज़्यादा इसरार नहीं किया, मुझे पता था वो काफ़ी परेशान है, और मैंने भी यही सोचा मुनासिब यही है कि यहीं पे रुकूं। अगर मैं घर गया तो वालिद साहब शायद मुझे नाराज़ हों कि तुम्हारे चचा हॉस्पिटल में थे और तुम्हें घर जाने की पड़ी हुई थी। चचा जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पे हमें कमरा मिला था, और उसके ऊपर एक और वार्ड था जिसमें टूटा फूटा सामान हॉस्पिटल वालों ने शिफ्ट किया हुआ था। वो वार्ड एक्टिव नहीं था, वहाँ पे सिर्फ कबाड़ का सामान रखा जाता था।
तीसरे फ्लोर से नीचे आने के लिए कोई बदकिस्मती से लिफ्ट मौजूद तो थी, लेकिन वो रात को 11 बजे बंद हो जाती थी। उसके बाद वो सुबह 7 बजे ओपन करते थे। मुझे सिगरेट की तलब हुई। मैं बाहर निकला तो इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। ड्यूटी स्टाफ की जो नर्सेज होती थीं वो भी इधर उधर कमरों में जाके मरीज़ों की देखभाल मालूम कर रही थीं। मैंने अपने कज़न असद से कहा, यार सिगरेट पीनी है, अब क्या करें? उसने कहा, इससे ऊपर वाला वार्ड बिल्कुल खाली है, चलो ऊपर चल के सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है, चलते हैं। हम दोनों ऊपर गए। मैंने सिगरेट सुलगाया। मैं बहुत थका हुआ था। मैंने वहाँ जाके पूरा मुकम्मल जायज़ा लिया। वो काफ़ी बड़ा वार्ड था, जिस तरह एक लंबी राहदारी सी बनी होती है। वो काफ़ी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एंड में एक बल्ब जल रहा था। वहाँ पे मैंने एक स्ट्रेचर देखा और कमर सीधी करने के गरज से वहीं पे लेट गया। मैं और असद थोड़ी देर बातें करते रहे। असद ने कहा, तुम यहाँ लेट के सिगरेट पियो, मैं थोड़ी देर में अब्बा का हाल अहवाल देख के आता हूँ। मैंने उसकी बात से इत्तेफाक किया। असद नीचे चला गया। तब तक मैंने आधा सिगरेट पी लिया था। थकन से मेरा बुरा हाल था। लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। आंख तब खुली जब सिगरेट मेरे पेट के ऊपर गिरा और मुझे जलन महसूस हुई। मैंने फ़ौरन से झाड़ के नीचे फेंका। मेरी शर्ट में सुराख तो हो गया, लेकिन मेरा पेट जलने से बच गया। मैं दोबारा वहीं पर लेट गया। मुझे काफ़ी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि जब इंसान थका होता है और लेटने को जगह मिल जाए तो यकीनन उसको अच्छा लगता है। मेरे साथ भी ये हुआ। मुझे नहीं पता मेरी अचानक कब आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि स्ट्रेचर को कोई धकेल रहा है। मैं उस वक्त गनूदगी में था। मुझे शायद ये लगा ये मेरा वहम है या मैं नींद में हूँ। यह ख्याल और भी आया कि मेरा कज़न असद ऊपर आके शायद शरारत कर रहा हो। मैंने बमुश्किल अपनी आंखें खोलीं और अचानक से बोल पड़ा, असद तुम ये क्या कर रहे हो? ये कोई मजाक करने की जगह या टाइम है? आगे से कोई जवाब ना आया। स्ट्रेचर मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था, जिस जानिब वो बल्ब जल रहा था। मैंने अचानक देखा वो बल्ब जलना और बुझना शुरू हो गया। मैंने घूम के पीछे देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैं घबरा के उठा और स्ट्रेचर से नीचे छलांग लगा दी। स्ट्रेचर वहीं पर रुक गया। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि स्ट्रेचर खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए? और जैसे ही मैंने स्ट्रेचर से नीचे छलांग लगाई, स्ट्रेचर वहीं पर रुक गया। मैं डर के मारे नीचे भाग आया। जब मैं नीचे आ रहा था तो असद मुझे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसने मेरा हाथ थाम के कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हवास बाख्ता नीचे क्यों भागते आ रहे हो? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, मैंने सिगरेट पी लिया, मैंने सोचा अब नीचे चलता हूँ। असद ने कहा, नहीं यार, ऊपर चल के बैठते हैं। अब्बा जान सो रहे हैं, अम्मी भी सो रही हैं, साइमा साथ बैठी जाग रही है, मोबाइल यूज़ कर रही है। चलो तुम और मैं थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं, अब मेरा भी दिल करे मैं भी सिगरेट पीता हूँ। मैंने असद को अभी वो वाक़या नहीं सुनाया था कि कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाए, और इस वक्त मजाक का कोई मौका भी नहीं था। चचा जान अस्पताल में एडमिट थे। मैंने असद को एक सिगरेट निकाल के दिया और हम सीढ़ियों की जो आखिरी ऊपर सीढ़ी होती है वहीं बैठ के सिगरेट पीना शुरू हो गए। असद अपने अब्बा के बारे में बातें कर रहा था और काफ़ी रंजीदा था। मैंने उससे सूरत अहवाल जानी तो उसने कहा, अब्बा जान नमाज के लिए उठे, अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और बेहोश होकर नीचे गिर गए। हम उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले आए। आप लोगों को लेट इसलिए बताया, हमें लगा शायद ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करेंगे और ठीक हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई तो वालिदा ने कहा आप लोगों को इत्तला कर दूं। बस यही हुआ। उसके बाद की सूरत अहवाल तुम अच्छे से जानते हो। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि हमें पीछे से कुछ चीज़ों के घिसटने की आवाज़ आई। असद और मैंने दोनों ने बैक वक्त पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा, आखिर ये आवाज़ कैसी है? असद ने कहा, शायद कोई बिल्ली होगी। यकीनन जानवर, बिल्लियाँ वगैरह ऐसी खामोश जगह पे आके आराम करने के घर से आ जाती हैं। मेरे जहन में तो कुछ और ही चीज़ थी। अब मैं बताता तो क्या बताता। खैर, हमने सिगरेट ख़त्म की और वापस आ गए। मैं नींद से बुरी तरह झूल रहा था। असद ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेहतर है तुम घर चले जाओ। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने ज़्यादा इसरार न किया और आके घर सो गया। मैं सुबह जल्दी उठा, नाश्ता लेके पहुंचा। आगे देखा तो असद जाग रहा था और चच्ची भी जाग रही थी और साइमा सो रही थी। उस वक्त मैंने चचा जान को देखा तो वो होश में आए। उनका हाल अहवाल दरियाफ़्त किया, अब्बा का सलाम दिया और अम्मी का सलाम दिया। चचा ने शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ड्यूटी नर्स आई
اس نے دوائیاں وغیرہ دیں اور باہر چلی گئی اور کہا ابھی مزید 2 دن آپ کو یہاں رکنا پڑے گا۔ خیر مجھے کچھ کام تھے، میں چچا کی عیادت کرنے کے بعد باہر نکل گیا اور پھر شام کو 7-8 بجے واپس آیا۔ میں نے آنے سے پہلے پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں، لیکن انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے، اگر تمہیں آنا تو آ جاؤ۔ اسد بھی گھر جا کے آرام کر کے فریش ہو کے آ چکا تھا۔ خیر ہم نے ٹائم کافی گزارا ساتھ، چائے وغیرہ پی۔ پھر میرے ذہن میں ایک تجسس تھا کہ آخری رات میرے ساتھ آخر واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ میں اسی غرض سے اسد کو بتائے بغیر دوبارہ سے اوپر چلا گیا۔ اسد نے پیچھے سے مجھے آواز دے کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کہا سگریٹ پینے جا رہا ہوں، اور کہاں جا رہا ہوں۔ اور جاتے جاتے جب میں نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا رات کے 11:55 ہو رہے تھے۔ میں نے اوپر جا کے پہلے تو اچھی طرح بغور ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں، بلب بدستور جل رہا تھا، اور جہاں پہ تھوڑا سا اندھیرا تھا وہاں پہ کباڑ، ٹوٹی پھوٹی ویل چیئرز، اسٹریچرز وغیرہ پڑے ہوئے تھے، اور جس اسٹریچر پہ کل میں لیٹا تھا وہ بدستور اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسٹریچر تو اس گیلری کے درمیان میں تھا۔ پھر میں نے سوچا یقیناً اوپر صفائی کرنے والے یا ڈیوٹی والے آئے ہوں گے، انہوں نے اس کو دوبارہ دھکیل کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا ہوگا۔ میں دوبارہ جا کے اس اسٹریچر پہ لیٹ گیا۔ اس وقت میرے اوپر نیند کا کوئی غلبہ نہیں تھا۔ آپ یقین کریں لیٹتے ساتھ ہی میں نے اپنی سگریٹ جلائی۔ آج میں نے سگریٹ باقاعدہ ختم کی تھی۔ سگریٹ کو میں نے ایسی سائڈ پہ پھینک دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت وہ اسٹریچر دوبارہ سے گھسٹتا ہوا اس بلب کی جانب جا رہا تھا۔ آج اس کی رفتار قدرے تیز تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی اسٹریچر سے نہ اتر سکا۔ مجھے ایسا لگا جس طرح میرا جسم وہاں پہ فریز ہو چکا ہے۔ اسٹریچر زور سے جا کے دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ کافی زوردار آواز آئی۔ آواز اتنی زور سے ٹکرایا کہ دھمک مجھے اپنے سر میں محسوس ہوئی، اور میں سر میں زوردار جھٹکا سا محسوس ہوا۔ میں نے فوراً سے اپنا سر پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آخر یہ کیا ماجرا تھا؟ اتنی دیر میں بائیں جانب سے ایک دروازہ کھلا، اندر مکمل طور پہ اندھیرا تھا، اور دروازہ دوبارہ سے زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ اندر سے ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا ایسے نکلا جس طرح کوئی انسان باہر نکلتا ہے، اور زور سے میرے جسم کے ساتھ ٹکرایا۔ میں بری طرح گھبرا چکا تھا۔ مجھے یہاں پہ اکیلا آنا بالکل اچھا محسوس نہ ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے کزن اسد کو سارا معاملہ بتا دینا چاہیے تھا، اور اگر کچھ جانچنا تھا تو اس کو ساتھ لے کے آتا، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلب جو کل رات جل اور بجھ رہا تھا دوبارہ سے اس روشنی نے ٹپ ٹپ آنا شروع کر دیا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بلب خراب ہونے سے پہلے جس طرح پھڑپھڑاتا ہے، یہی اس وقت یہ ہو رہا تھا۔ میں گھبرایا ہوا تھا، آخر کروں تو کیا کروں؟ میرا وجود بالکل بلاک ہو چکا تھا۔ میں بمشکل اٹھا، اور اٹھ کے جیسے بھاگنا شروع کیا مجھے کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل زمین پہ جا گرا۔ میں دوبارہ اٹھا، دوبارہ میرے ساتھ یہی ہوا۔ مجھے ایسا لگا کوئی قوت، کوئی چیز مجھے پیچھے اپنی جانب دھکیل رہی ہے۔ خیر میں چکراتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا، اور باقاعدہ لڑکتا ہوا نیچے درمیان والی سیڑھی پہ گرا، اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے نیچے پہنچا۔ حواس باختہ میں جب دروازے پہ پہنچا تو میں نے خود کی حالت ٹھیک کی۔ اتنی دیر میں اسد باہر آیا۔ اس نے کہا میں اوپر آنے والا تھا، تم نے اتنی دیر کہاں پہ لگا دی؟ میں نے کہا بس اب میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ سائڈ پہ آؤ۔ میں نے اسد کو پچھلی رات اور آج رات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اسد نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہاں پہ میں اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہوں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ میں نے قسم کھاتے ہوئے کہا میں بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چل کے خود دیکھ لو۔ میں اور اسد اوپر چلے گئے۔ جب اسٹریچر دیکھا تو اسٹریچر اسی جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ کوڑ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میں دیکھ کے بہت حیران ہوا، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم 1-2 منٹ کے بعد ہی تو واپس آئے ہیں، اور ابھی تک کوئی بھی اوپر دوبارہ واپس نہیں گیا۔ ابھی انہی باتوں میں ہم مصروف تھے کہ اس روشنی نے دوبارہ سے پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اسد وہ دیکھو، بلب دوبارہ پھڑپھڑا رہا ہے، ابھی دیکھنا کچھ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ اسد نے میری طرف غصے سے دیکھا، تمہارا دماغ خراب ہے، کہیں چرس وغیرہ تو نہیں پینا شروع کر دی؟ میں نے کہا قسم لے لو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، یقیناً یہاں پہ کوئی معاملہ ہے۔ دوبارہ سے میں نے کہا وہاں پہ ایک کمرہ ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ اس کا دروازہ اچانک کھلا اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے ساتھ آ کے ٹکرایا، جس طرح کوئی برف والی ہوا ہو۔ اسد نے میرا ہاتھ پکڑا
और तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ मुझे उस कमरे तक ले गया। जैसे ही असद ने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और पीछे से स्ट्रेचर एक शदीद रफ्तार के साथ हमें अपनी जानिब आता दिखाई दिया। उसके टायरों की आवाज़ से हम उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। स्ट्रेचर हमारी टांगों में ज़ोर से आके टकराता अगर हम फ़ौरन अपने आप को बचा के साइड पे ना होते। असद ने जी देखा, उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। हम दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट चुका था। असद कमरे के साथ दरवाज़ा जो खुला होता वहाँ खड़ा हुआ था और मैं स्ट्रेचर की दूसरी साइड पे खड़ा हुआ था। देखते ही देखते असद को कमरे में किसी ने खींचा, इस बुरे तरीके से खींचा जिस तरह आप अंदाज़ा लगा लें, जिस तरह आप किसी को रस्सी से बांध के ज़ोर से पीछे खींचते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और दरवाज़ा धमाके से बंद हो गया। मेरे हवास बाख्ता हो चुके थे। मेरे सामने मेरा कज़न उस कमरे में गायब हो चुका था। मैं बहुत बुरी तरह परेशान हुआ। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को पीटना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट दरवाज़े को पीटने के बाद दरवाज़ा अचानक से खुल गया। मैंने वहाँ पे बटन ढूंढने शुरू कर दिए। मुझे खुशकिस्मती से एक बटन मिल गया। मैंने रोशनी जलाई और वो अंदर जाकर देखा तो वहाँ पे टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। कुछ बेंच, कुछ टेबल, कुछ व्हील चेयर और बिल्कुल खस्ता हाल स्ट्रेचर्स पड़े हुए थे। लेकिन असद का कहीं भी नामो निशान ना था। मैंने हर जगह तलाश किया। वो कमरा इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन असद ऐसे जैसे इस कमरे में कभी गया ही ना हो। कहीं भी मुझे खून के आसार भी नज़र ना आए कि उस पर कहीं तशद्दुद हुआ हो। अब मैं बहुत परेशान हो चुका था। नीचे जाके चच्ची को बताता तो क्या बताता। मैं बोझल कदमों के साथ वहाँ से मुड़ा और नीचे सीढ़ियों की जानिब जाना शुरू कर दिया। अभी मैं आखिरी सीढ़ी पे पहुँचे था कि असद मुझे कमरे से आता दिखाई दिया। मैं हैरान हो गया, आखिर ये क्या माजरा है। मैंने असद की जानिब देख के कहा, तुम ठीक तो हो? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? असद ने कहा, तुम होश में तो हो? मेरे अब्बा हॉस्पिटल में है तो मैं यहीं पे होऊंगा। मैंने कहा, तुम तो मेरे साथ ऊपर गए थे। असद कहता है, लगता है तुमने नशा शुरू कर दिया है। मैंने चौंकते हुए कहा, हाँ तुमने ऊपर भी यही बात की थी। असद अब थोड़ा सा गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं अभी कमरे से निकला हूँ और तुम पिछले 1.5 घंटे से गायब हो। मैंने समझा तुम घर चले गए हो। मैं इतनी देर से तुम्हें फ़ोन भी कर रहा था। मैंने फ़ोन निकाल के देखा तो वो साइलेंट पे था और असद की 4-5 कॉल्स लगी हुई थी। मेरा सर चकरा रहा था। अगर वो असद नहीं था तो कौन था? मैंने असद से कहा मैंने असद से कहा, तुम मेरे साथ ऊपर गए थे। और मैंने कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। ये तीसरी रात है, मेरे साथ अजीबोगरीब खौफनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैंने मिन्नो और असद को सब कुछ बता दिया। असद ही सुन के काफ़ी हैरान हुआ। असद ने कहा, बेहतर है तुम अब ऊपर न जाओ। शायद ऊपर वाला हिस्सा हॉन्टेड है और वहाँ पे जिन्नात का बसेरा हो। लेकिन मैं बज़िद था कि वो मेरे साथ चले। असद ने मुझे ऊपर जाने से पूरी तरह रोक दिया, लेकिन मैं असद का हाथ पकड़ के आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ के इस दफ़ा उसको साथ अपने ऊपर ले गया। जैसे ही हमने ऊपर कदम रखा, चीज़ें खुद ब खुद गिरना शुरू हो गईं। लेकिन हैरानकुन तौर पे नीचे से किसी ने ऊपर आने की कोशिश न की कि इतना ज़ोर ज़ोर से सामान गिर रहा है, उसकी आवाज़ नीचे से तो जाती होगी, लेकिन लग ऐसा रहा था कि वो आवाज़ शायद ऊपर वाले पोर्शन में कहीं दब जाती है और गायब हो जाती है। चीज़ें गिरना शुरू हुई, लाइट फड़फड़ाना शुरू हुई। असद ने मेरा हाथ थामा और नीचे भागना शुरू कर दिया। असद ने कहा, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन आ चुका है। खुदा के लिए अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश न करना, ये बहुत ख़तरनाक बात साबित हो सकती है। अगले दिन चचा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैंने सोचा जाने से पहले एक दफ़ा फिर ऊपर जाने का जायज़ा लेता हूँ, और मैं जाने ही वाला था कि असद ने मेरा पीछे से कॉलर पकड़ा। असद ने कहा, मुझे तुम्हारी हरकतों का पता है, इसलिए मैं तुम पे नज़र रखे हुए था। खैर, हमारी 3 रातें उस हॉस्पिटल में ऐसे गुजरी। हॉस्पिटल का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती। बहुत सारे मरीज़ों को वहाँ से शिफा भी मिलती है। मेरे चचा जान को भी उस हॉस्पिटल में शिफा मिली। उम्मीद करता हूँ तमाम मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए और तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। आने वाली अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।